नमस्कारम। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थाइनोस स्टडी पॉइंट पे। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप जहां भी होंगे सब स्वस्थ होंगे। तो अपन आज से एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, भू राजस्व व्यवस्था। इससे पहले अपन ने सारा कंप्लीट कर लिया था, मराठा साम्राज्य के मैंने सारे के क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो इसके बाद ये एक टॉपिक बचेगा, भू राजस्व व्यवस्था, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। एसएससी 2020 में भी है, 19, 22, लेटेस्ट 23 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं देखा कि भू राजस्व को कंप्लीट कराया। अच्छा टॉपिक है। इसमें ना मैं आपको पहले भी कोई क्लास में बताया भू राजस्व 3 तरह की व्यवस्थाएं होती है इसके अंदर, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। अलग अलग है, कब किसने क्या चालू किया, इसमें कितना परसेंट जो ब्रिटिश भारत था उसको कितने परसेंट में लागू किया गया, इसमें क्या क्या होता है, कौन किसको जागीरदारी प्रथा किसको बोलते हैं, अदर अदर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो आज अपन वाले इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, एक इसका क्वेश्चंस का लेक्चर आएगा जो इतना 10 से 15 मिनट का होगा, क्योंकि उसमें इतने ही क्वेश्चंस है जो सारे कवर करवा दूंगा। फिर इसके बाद अपन देखेंगे जो एक्ट थे, जैसे संवैधानिक विकास बोलते हैं इस टॉपिक को अपन। तो संवैधानिक विकास के अंतर्गत जैसे पीट्स इंडिया एक्ट हो गया, भारत शासन अधिनियम यानी कि BOI, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसका सारे उन एक्स को याद है, उसकी एक क्लास ले आएंगे। उस क्लास के बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर इसके बाद अपने मॉडर्न हिस्ट्री के बस 2 से 3 टॉपिक बस लास्ट बचेंगे, क्योंकि उसके बाद जितने भी ये गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर अपना 1857 की क्रांति के बाद में बस फिर वो टॉपिक्स, गिने चुने टॉपिक्स रहेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। इसकी आज टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था। ये क्या है भू राजस्व व्यवस्था? मतलब जैसे अपन ने प्लासी का युद्ध पढ़ा था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? लगभग 1757 की बात है कि प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद बंगाल से क्या हुआ, कर वसूलना चालू कर दिया, भू राजस्व, यानी कि जिसको बोलते हैं लैंड रेवेन्यू। इसको अपन क्या बोलते हैं? लैंड रेवेन्यू। तो ये क्या होता था, लगभग सब पे किसानों पे लगाया जाता था। अब देखो, अब जो कंपनी है EIC, वो कैसे काम करेगी? EIC काम कर रही है। अब ये अलग अलग जगह युद्ध भी हो रहे थे, तो वो युद्ध हो गए और जो सैनिक थे उनको खर्चा देना, और उसके अलावा EIC में जो एक तरह से बोलते हैं पद होते हैं बड़े, उन पदों पर क्या होते हैं, नियुक्ति करते हैं, तो उनको पैसा देना पड़ता है। अच्छा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो यहाँ से निकालने की सोच रहे थे इस टाइम। जैसे ये बंदोबस्त हो गया था, मतलब जिसमें लैंड रेवेन्यू हो रहा था, इसके थ्रू वो उनको पैसा दे रहे थे, मतलब सारा काम ही हो गया था। तो ये हो गया था 1757 की 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद में भू राजस्व होता है, वो चालू हो जाता है। मतलब टैक्स चालू कर देते हैं, जो लैंड रेवेन्यू होता है वो स्टार्ट कर देता है। फिर बात है 1772 की। 1772 में आता है वॉरेन हेस्टिंग। जो वॉरेन हेस्टिंग था वो क्या करता है कि बंगाल से यहाँ से कर वसूलना चालू कर देता है। फिर इसी टाइम पे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने एक पंच बंदोबस्त चालू कर दिया। हाँ भाई, 5 साल का बंदोबस्त होगा। इसमें इसने क्या है, टैक्स फिक्स कर दिया। जैसे मान लो मैं किसान हूं, तो मैं देखा यार 5 साल के लिए फिक्स हो गया, मेरे को उतना ही कर देना पड़ेगा अंग्रेजों को। जो वहां से कोई आदमी आएगा वो लेके जाएगा, मेरा फिक्स है क्या भाई, इतना देर तेरा रेट है, इस रेट को देखो देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो फिर तू खत्म हो रही है। ये जो फिर 1777 तक चला, 1777 तक ही चला। इसके बाद में ये देखा कि यार इसमें EIC देख रही है, अपन ने अमाउंट फिक्स कर दिया। ऐसा करते कि अब इसको हर साल बनाते हैं। तो हर साल बनाने के लिए इसने ना मतलब एक बंदोबस्त स्टार्ट कर दिया था। फिर इसके बाद में अपन फिर बात करेंगे, 3 बंदोबस्त आते हैं जिसको अपन बोलते हैं। एक तो आता है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और फिर महलवाड़ी बंदोबस्त। कौन कैसे क्या आता है इसको मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा। एक तो मतलब एक बार मैप के थ्रू, या ऐसा करूंगा इसका जो सिनॉप्सिस होता है, शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसको पूरे मैप के थ्रू खत्म कर देंगे। जैसे पहले अपन डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ना इसी चीज को एक पेज पे कैसे बनाते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसको बोलते हैं सिनॉप्सिस में मैं करवा दूंगा उसको मैप के थ्रू, या जो अभी अपन पढ़ेंगे तो उसको मैप के थ्रू कर लेंगे, कोई ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने बोला वो तो एक बार लिखना, कैमरा चेक कर लो एक बार। कैमरा बढ़िया है। थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कर देता हूँ।
डन। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बात करते हैं 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद। बढ़िया बढ़िया, तीनों वैसा समझा दूंगा, याद हो जाएगी। प्लासी के युद्ध के बाद कर वसूलना प्रारंभ। सत्रह सौ सत्तावन था उसका प्लासी का युद्ध, उसके बाद में कर वसूलना प्रारंभ हो गया था। फिर आता है 1772 में आता है वॉरेन हेस्टिंग। हम्म 1772 में आता है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि जो बंगाल था, बंगाल में क्या लग रहा था, द्वैत शासन। जो बंगाल था, द्वैत शासन क्या था समझा चुका हूं मैं पहले। बंगाल में क्या था, द्वैत शासन था। तो उसने क्या किया कि जो द्वैत शासन था उसको समाप्त किया। द्वैत शासन को समाप्त कर द्वैत शासन को समाप्त किया और कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। हम्म 1770 जो बंगाल का जो ये था वॉरेन हेस्टिंग, इसने क्या किया कि द्वैत शासन चल रहा था बंगाल में, उसको क्या करता है, समाप्त करता है। और फिर एक जो टैक्स होता है वो वहां से वसूलना चालू करता है। द्वैत शासन क्या होता है, द्वैत शासन में जिसमें दो पार्ट से डिवाइड हो जाता है, एक तो राजनीतिक और एक व्यापारिक। राजनीतिक में क्या क्या हो जाएगा और एक व्यापारिक में। एक में तो क्या होगा, जैसे ना उसमें जितना भी ये टैक्स वैक्स का है वो तो पूरा काम करेगा, वो सारा काम जाएगा किसका, टैक्स हो गया, पुलिस हो गया, ये सारा पास जाएगा ईआईसी के पास में। और जो दूसरा था, और दूसरे वाले में क्या होगा कि जैसे वो हो गया राजनीतिक, जो बताया वो था व्यापारिक, और दूसरा है जो बता रहा हूँ राजनीतिक। अब जो बताने वाला हूँ वो राजनीतिक। राजनीतिक में क्या होगा कि जैसे कोई शिक्षा, जितना भी किसी को हेल्प करना, शिक्षा, चिकित्सा, सारा हो गया, वो सारा सेक्टर संभालेगा वहां का कोई भी जो राजा है, वो सारा इस पे काम करने वाला था। तो ये था द्वैत शासन। द्वैत शासन को समाप्त करता है और उसके बाद में कर वसूलना प्रारंभ करता है। फिर 1772 में ही 1772 में क्या होता है, पंच बंदोबस्त स्टार्ट होता है। पंच बंदोबस्त स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि 5 वर्ष के लिए जो राजस्व था वो निश्चित निर्धारित कर दिया था। 5 वर्षों के लिए राजस्व का निर्धारण। राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू हो गया सारा। हाँ जी, हाँ तो दोस्तों अपन ने देख लिया, पंच बंदोबस्त होता है 1772 से चालू होता है और एंड होता है इसका एंड होता है 1777 में। एक बार फटाफट नोट कर लो इसको। पंच बंदोबस्त अपन देख लिया। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं एक वर्षीय बंदोबस्त की, जो कि इसके बाद से लगभग 80 से मतलब बोल सकते 80 से 79 से 80 के बीच में आता है। वो डेट का नहीं पूछता है, जैसे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पंच बंदोबस्त के बाद में एक बंदोबस्त आया। चलो मैं बस को रफ कर रहा हूँ, देख लो फटाफट, कैमरे में पूरा आया है। ओपी चलो
1 2 3 4 5। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक बंदोबस्त लागू होता है। एक से ये लाइन और नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में चालू करते हैं अपना जो मेन जो 3 बंदोबस्त है उसके बारे में। इसमें क्या इंक डाल दो, एक बार इंक निकाल के रख दिया और मैं लेक्चर स्टार्ट कर दिया, मतलब इंक डालना ही भूल गया। बस सिर्फ 10 सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट व्यवस्थाओं के बारे में, ये 3 इंपॉर्टेंट बंदोबस्त के बारे में, और जिसमें अपन देखेंगे कि कौन कहां पे कैसे क्या कौन किसको करने वाला, मतलब कब किसको लॉन्च किया गया, कब किसके द्वारा उसको लॉन्च किया गया, कब लॉन्च कर दिया, किसके द्वारा लॉन्च कर दिया, उसको कैसे समझ सकते हैं, यानी कि किसको क्या फायदा हो रहा था, कौन नया जन्म हो रहा था उसमें, पता किसका नया जन्म हो रहा था, उसमें जो व्यवस्था थी उसी जो बंदोबस्त में किसका नया जन्म हो रहा था। तो आइए चर्चा करते हैं, मतलब डिवाइड करके पढ़ेंगे, मजा आएगा। मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूं, नहीं यार लगेगा क्या। देखो जो ये भू राजस्व व्यवस्था थी इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आएगा स्थायी बंदोबस्त, अभी इसके अदर नेम्स भी देखेंगे जिसको अलग अलग नाम से क्या क्या बोला जाता है। स्थायी बंदोबस्त खत्म। दूसरा उत्तर में यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त, दक्षिण की साइड में कौन सी थी, रैयतवाड़ी। यहां पे जो रैयतवाड़ है उसका मतलब हो गया किसान, रैयत। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और जो तीसरा कौन सा था, महलवाड़ी बंदोबस्त। और महल यानी कि एक तरह से ये महल जो वर्ड है ना वो डिनोट करता है महाल। महाल यानी कि एक तरह से पूरा जो गांव होता है, गांव का जो मुखिया, मतलब जो गांव को कंट्रोल करता है। एक कोई गांव है उसका एक मुखिया होता है ना, एज वर्तमान प्रेजेंट टाइप पे देखे तो सरपंच अपन बोलते हैं कि जो सरपंच होता है गांव का मुखिया। वैसे ही उसी समय जो महालवड़ था, महालवड़ का मतलब क्या होता है, मुखिया, गांव का मुखिया। तो आइए पहले बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त है। इसके अन्य नाम, इसी को अपन जागीरदारी, हाँ इसी को अपन जागीरदारी, मालगुजारी, क्या क्या बोल रहे हैं, इसी को अपन जागीरदारी बोल रहे हैं, मालगुजारी बोल रहे हैं। एक आता है इस्तमारी, इस्तमरारी, एक है इस्तमरारी, बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। ये इसके अदर नेम्स हो गए। इसको अपन है ना जागीरदारी बंदोबस्त भी बोल सकते हैं, मालगुजारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी बोल सकते हैं। अब ये क्या हुआ था कि जो उत्तर में थे, जैसे बंगाल, अब दिमाग में थोड़ा मैप चलाते रहो। बंगाल, जैसे मैं इधर मैप बनाता हूं एक बार, जैसे ये पार देखो,
ये पूरा कंट्रोल कर रखा है बंगाल, ये हो गया बंगाल, बिहार इस साइड में, ओडिशा, देखो उसको ओवर डाउन कर देता हूं, बंगाल, बिहार, ओडिशा ऐसे, बंगाल, बिहार, ओडिशा, और इधर जो ये जो कर्नाटक का था जो उत्तरी पार्ट, यानी कि इसको बोलते हैं नॉर्थ, जो कर्नाटक है, बनारस, यही मान लो बनारस, बनारस, अब बस यही तो आ गए, बंगाल, बिहार, ओडिशा, बनारस, और जो कर्नाटक का जो नॉर्थ पार्ट था वो इसमें सम्मिलित था। तो ये आपको बता दिए कहां का ये लग रही थी। पहले अब अपन देखते हैं इसको चालू कब कर रहा था, कौन चालू कर रहा था, कि बात है 1793 में। 1793 में क्या होता है कि जो कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉर्ड नहीं लगा था, काय का लॉर्ड, लॉर्ड तो अपने भगवान है, तो जो कॉर्नवालिस था उसने इसको स्टार्ट किया था। और ये क्या है, जैसे इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि इसको स्टार्ट करने वाला तो था कॉर्नवालिस 1793 में, लेकिन जस्ट तब ये जो स्थायी बंदोबस्त आया था तो ये क्या है, बहुत जोर शोर से आया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंदर इसका क्रेज अलग ही लेवल पे था। तो यानी कि मतलब क्या आया था, जैसे स्थायी बंदोबस्त आया कैसे जोर शोर से, तो इसके जो देने वाला था, इसको देने वाला यानी कि इसको हिंदी में बोलते प्रणोता, वो कौन था, जॉन शोर। याद रखो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये स्थायी बंदोबस्त आया था, बहुत जोर शोर से आया था, जोर यानी जॉन और शोर यानी शोर, जॉन शोर। इसको जो देने वाला था वो था जॉन शोर, कि ये क्वेश्चन बन जाता है। इसके बारे में अपन बात करते हैं कॉर्नवालिस, इसको मतलब 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया। और इसके प्रणोता या देने वाला, दोनों लिख दिया मैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रणोता है देने वाला, वो था जॉन शोर। जब ये आया ना तो क्या है, बहुत जोर शोर से आया था, तो ये इसके प्रणोता कौन हो गया, जॉन शोर। इसका नाम हो गया, किस किस नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में जमींदारी व्यवस्था किसको बोलते हैं, माल गुजारी, इस्तेमारी, ये सारा स्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम है। 1793 में कॉर्नवालिस ने इसको लागू कर दिया। इसको प्रणोता देने वाला क्या था, जॉन शोर था। और ये कहां कहां लागू हुआ बिहार, बंगाल, बिहार, ओडिशा। पहले तो लिख लेते हैं कहां कहां लागू, बंगाल, बिहार, ओडिशा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। यहाँ ये इसको लागू किया गया था। और ये ब्रिटिश भारत का 19% था, जो ब्रिटिश भारत था उसका क्या था, सिर्फ 19% भाग में इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछते हैं भैया, यही तो क्वेश्चंस है। फ्रेम में नहीं आएगा शायद, ये नीचे वाला फ्रेम में नहीं आएगा। अब इसको करता हूँ, या फिर इसके बाद रैयतवाड़ी, फिर इसके बाद एक एक और, ये फ्रेम में नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम ये हो गई कि इतना फ्रेम कटेगा। ऐसा करता हूँ, फिर मैं चलो अब बोल देता हूँ, फिर इसको जहां जहां दिक्कत आएगी ना उसको लिख लेंगे आगे। एक बार ये पूरा फ्रेम कवर हो जाए उसके बाद में लिख लेंगे। अभी आपको पहले रैयतवाड़ी पूरा स्थायी बंदोबस्त पूरा बता रहा हूँ क्या 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 हुआ। जो ब्रिटिश भारत था उसका 19% भाग में इसको लागू किया गया था। इसमें क्या होता था, नाम देख रहे हो कि निकल गया जागीरदारी की, क्या बीमारी आई जागीरदारी। अब ये क्या हुआ कि जैसे कोई कंपनी है ईआईसी क्या है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पे लागू करेगी, 19% भाग लागू, उसके 19% भाग में सब पे लगता था किसानों पे, क्योंकि लैंड रेवेन्यू किसानों से निकलता था, अच्छा पैसा किसानों से निकाला जाता था। अब इसमें क्या हो रहा था कि फिक्स कर दिया गया था कि हाँ भाई यहाँ पे ईआईसी, बीच में रहेगा बिचौलिया, उस बिचौलिया को बोला गया जागीरदार।
यानी कि जो गांव का जो मतलब जो सबसे धनवान मैक्सिमम जो जागीरदार होते थे उनके पास जो सबसे ज्यादा धनवान होता था ना, उसको अपन जागीरदार, उसको वो लेते थे ईआईसी। इधर ईआईसी, इधर जागीरदार, इधर किसान। ईआईसी क्या बोलती है, भैया तू जा जागीरदार, ये तेरा गांव है, अब तू जा सबसे ऋण इकट्ठा कर, फिक्स करता, तू इकट्ठा कर, तू लाके दे हमें। यानी कि जो तू कर इकट्ठा करेगा उसका 10/11 पार्ट वो तो जाएगा कंपनी के पास और 1/11 पार्ट रहेगा जागीरदार के पास। अब इसमें क्या क्या हुआ कि उनका जो फिक्स था, हाँ भाई इस घर से ये लेना है, इस घर से इतना लेना है, इस घर से इतना, ये फिक्स हो चुका था। इसमें जागीरदार को पता है यार ये तो इतना ही देगा। ऐसा करते हैं कि कुछ बढ़ाते हैं, क्या ये तो पता है इस घर से इतना है, इतना यहां से अपने पास टोटल इतना कलेक्शन होगा, टोटल कलेक्शन इतना होके वो ईआईसी पास में इतना होके जाएगा। तो उसको पता था भाई जो गया उसका अमाउंट तो फिक्स है ना, वो क्या करेगा कि उस जगह ज्यादा कृषि करवाएगा, भूमि को बढ़ाएगा, भूमि बढ़ाएगा तो उपज ज्यादा होगी। तो क्या उसको तो पता है भाई ईआईसी पास इतना है, तो मतलब वो खुद का भी फायदा निकालने लगा। अब इस समय क्या हुआ कि जो ईआईसी थी ना उससे ज्यादा पैसा किसके पास, मतलब बोले जागीरदार ज्यादा बढ़ चुके थे। फिर ये सपोर्ट करते थे इसको, ईआईसी को, अपना जो अपने में आंदोलन होते थे उसको विरोध करते थे। तो ये चीज थी। अच्छा आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, इधर ही बताता हूँ और समझ में आएगा। ये बता किसी किसी का है, किसी किसी के नहीं है। जैसे जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, ये एक क्या है बॉक्स है, बॉक्स में पड़े हैं 11 गेहूं के कट्टे। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या क्या है, 11 गेहूं के कट्टे पड़े हैं। अब क्या होगा, यहां बैठे हैं जमींदार, और यहां है ईआईसी। अब क्या होगा कि जो 11 गेहूं के कट्टे हैं, जैसे मान लो एक जगह गया, एक इसके बाद टोटल निकल के आए 11 गेहूं, 11 गेहूं कट्टे निकल गया, कहीं गया लैंड ये तो ये कर वसूलने गया, तो वहां से इसके पास निकल गया 11 गेहूं के कट्टे, टोटल इकट्ठा हुआ, कलेक्शन हो गया इसका 11 गेहूं कट्टे। अब ये जो 11 गेहूं के कट्टे थे ना, इसमें से जमींदार क्या करेगा, 11 में से 10 तो दे देगा ईआईसी को, 10 दे दिया ईआईसी को, बचा गया एक कट्टा, एक कट्टा इसका, एक कट्टा इसका, और क्या है। अब क्या हुआ, मैंने क्या बोला था कि ना ये हो गया ना, समझ में आया आपको, क्लियर हुआ। क्या होगा कि कहीं से लैंड इकट्ठा हुआ, जितना भी लैंड रेवेन्यू इकट्ठा हुआ उसका 10/11 भाग, 10/11 भाग तो वो जाएगा कंपनी के पास में, और 1/11 भाग रहेगा जमींदार के पास में। पैसा बहुत है, जमींदार शोषण भी करेंगे। अब क्या होता है कि देखा कि यार जमींदार हरामी होते जा रहे हैं। अब किसानों से संपर्क नहीं है ईआईसी का, क्योंकि ईआईसी जमींदारों को भेज रही है, भाई तू जा, तू कर ले क्या सबसे जाके, हमारी बस की बात नहीं है। हमारा तो है ना 10/11 भाग हमें दे देना और 1/11 भाग तेरा। वो देखता है जमीन, ये देखता है ईआईसी यार जमींदार टाइम पे कर ही नहीं दे, जो टैक्स आ रहा था वो दे रही नहीं है टाइम पे टाइम। अब इनके लिए क्या हुआ कि एक नियम आता है 1794 में, एक साल बाद ही, जिसको बोलते हैं अपन सूर्यास्त्र कानून या सूर्यास्त का नियम। उसमें क्या आता कि एक इनको, जैसे जुलाई चल रहा है तो जुलाई की डेट फिक्स कर दी, हाँ भाई कि 30 जुलाई है, 30 जुलाई से पहले पहले तुम्हारा कर आ जाना चाहिए। 30 जुलाई का लास्ट डेट है ना, 30 जुलाई को डेट है, इस दिन जमा कराना है। तो 30 जुलाई को शाम तक वेट करेंगे, जैसे सूर्यास्त होता है उस टाइम वेट करेंगे। उससे पहले तूने जमा करा दिया तो तू बच गया, अगर तूने नहीं जमा कराया तो तेरी जो जमींदारी है ना उसको बेच दी जाएगी या उसको नीलाम कर दी जाएगी। अब मैं ऐसा करता हूँ यही लिख देता हूँ उस कंप्लीट को। ये जो पूरा है ना इसको मैं इधर ही लिख रहा हूँ, फिर इसको ऊपर रफ कर देंगे, इतना इतना ही रखेंगे, इतना फिर रैयतवाड़ी में महलवाड़ी में इतना भी कर देंगे कंप्लीट, जो एक पूरा फ्रेम तैयार हो जाएगा। जैसे ये ब्रिटिश
यह है ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू की गई। इसमें प्राप्त कर का 10/11 भाग कंपनी के पास व 1/11 भाग जागीरदार के पास जाता था या रहता था। एक बार फटाफट इसको नोट करो क्योंकि फ्रेम में मेरे इतना ही कवर हुआ है। फटाफट नोट करो फटाफट। अरे यार एक सेकंड जागीरदार नहीं था ना यार, जमींदार था। एक सेकंड थोड़ा सा जागीरदार आगे वाले में आएगा। जमींदार सॉरी फटाफट नोट करो इसको। आया समझ में? ये था इसका स्थायी बंदोबस्त का पूरा काम कि 19% लागू किया गया, प्राप्त कर का ये इंपॉर्टेंट होता है। 19% भाग में लागू किया गया, 10/11 भाग कंपनी, 1/11 भाग जमींदार के पास में। और ये समझ में आई गया क्या खेल था। बिचौलिया कौन है? अभी जमींदार कौन है? बिचौलिया। हाँ भाई, EIC बोलती तू जा कर इकट्ठा करके ला, जिसमें से 10/11 भाग हमें दे, 1/11 भाग तू रख और ऐश कर। तो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ये नोट कर लो। आगे व्यवस्था चालू करते हैं। चले चलो। इसको क्या मैं ऊपर करता हूँ, थोड़ा और लिखा जाएगा। इसको मैं करता हूँ रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसमें क्या होता था, जो वर्ड निकल गया है देखो, रैयत निकल गया है। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। रैयत यानी कि किसान। अब ये जो व्यवस्था थी ना, ये सीधा किसानों से जुड़ी हुई थी। मतलब ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, अब वो सीधा संपर्क में आ चुकी थी किसानों के। पहले वाले में नहीं थी। पहले वाले में जो जमींदार है ना, वो बीच में आ रहा था। जो जमींदार है वो बीच में आ रहा था। अब इसमें क्या होगा कि इसको चालू करने वाला कौन था? कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो इनको चालू करने वाला है। मतलब बोलते हैं कि 1792 में, उससे एक साल पहले, जो दक्षिण में 12 महल है, 12 महल में ऐसे रूप से लागू की गई थी। लेकिन फिर 1820 में मद्रास में लागू की गई और 1825 में बॉम्बे में इसको लागू कर दिया गया था। इसमें क्या होता था कि जो EIC है, वहां से एक उसका जो एम्प्लॉय है वो जाएगा सीधा किसान के पास। हाँ भाई, तू दे हमें टैक्स। अब इसी व्यवस्था में किसान को उस जो भूमि थी उसका स्वामी मान लिया गया था। हाँ भाई, तेरी जो भूमि है इसका स्वामी तू है, इसको तू बेच सकता है, गिरवी भी रख सकता है। अब ये बेचेगा किसान। अगर देखो टैक्स फिक्स है, हाँ भाई टैक्स फिक्स है, इतना तो तूने देना ही है, इतना तो तूने देना ही है। अगर वो नहीं देगा तो दूसरे के पास जाएगा उधार लेने जाएगा। तो कौन होगा? साहूकार। साहूकारों का जन्म होगा कैसे? किसान है। मालूम मैं किसान हूं, मेरे को बोला कि भाई तू ना 15 रुपए तेरे को टैक्स दे दे, उस समय के 15 रुपए तेरे को टैक्स देने। अब मेरे पास इतना उपज नहीं हुई, टैक्स हुआ नहीं, 10 रुपए हुए मेरे पास। अब मैं क्या जाऊंगा? मैं जाऊंगा साहूकार के पास में।
कि हाँ भाई लोन दो मुझे, ऐसा करो मेरी जमीन रखो आप गिरवी, गिरवी पे जमीन रखोगे, बेचूंगा नहीं, गिरवी पे तुम जमीन रखो और फिर आप मेरे को ऐसा करो 5 रुपए दो उधार दो। वो क्या लगाएगा, उच्च ब्याज लगाएगा, उसका जो ब्याज की जो रेट होगी वो होगी हाई, तो इसलिए वो जाएगा 5 रुपए आया। अब लेकिन जमीन तो उधार पे चली गई ना, गिरवी रख दी जमीन को, जमीन तो गिरवी पे हो ही गई ना। तो एक तो ये साहूकार का जन्म इधर हुआ। अगर मान लो पैसा हुआ ही नहीं, यही सी फसल नष्ट हो गई, हाल ले अब क्या चाहिए, 15 रुपए कहां से बना के दूंगा मैं इनको। फिर मैं बोलूंगा भाई साहब तू ऐसा करो जमीन बेच दो, काम खत्म, जमीन बेचो काम खत्म। वो जाएगा साहूकार के पास में, साहूकार के पास जमीन ही जमीन है, उसके मजे ही मजे, साहूकार के क्या है मजे ही मजे। और ये जो व्यवस्था थी ना, इसको 51% ब्रिटिश भारत के 51% पर लागू किया गया था। जानते हैं ये स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त, अरे रैयतवाड़ी बंदोबस्त, सॉरी रैयत, यहां पे बढ़ गया है रैयत। रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब होता है किसान। तो यह जो व्यवस्था थी किसानों से सीधा अटैच थी, यह जो बंदोबस्त था वो किसानों से जुड़ा था, मतलब थी सारी किसानों से, मतलब ये प्रॉपर कनेक्टेड थी किसानों से, किसानों से जुड़ी हुई। इसमें क्या होता है कि इसको चालू करने वाला रीड और मुनरो, कैप्टन रीड प्लस थॉमस मुनरो। मुनरो एक तो ये रहा कैप्टन रीड और एक थॉमस मुनरो। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। बात है 1792 की। 1792 में 12 महल में, दक्षिण में 12 महल में इसे अस्थायी रूप से लागू किया गया। फिर क्या होता है कि 1820 में जो थॉमस मुनरो था, मुनरो द्वारा मद्रास में थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में क्या होता है कि थॉमस जो मुनरो था उसके द्वारा जो मद्रास था, मद्रास में इसको लागू किया गया। फिर 1825 में क्या होगा, 1800 सीधा जो 25 आया उसमें बॉम्बे में लागू, बॉम्बे में इसको लागू कर दिया गया था। ये फ्रेम में आ रहा है कि पूरा थोड़ा सा लिख सकते हैं इसको, यार थोड़ा सा इसको पीछे कर देता हूँ मैं यार कैमरे को। रुको एक सेकंड, थोड़ा सा इसको सेट करते जो एक लाइन हो रहा है। अब यह था, यह ब्रिटिश भारत के, यह है ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू किया। इसको कितना किया गया, इसको भारत के 51% भाग पर लागू कर दिया गया था। ये कंपनी जैसे कि कहां का लागू हो गया था, बाबू बताया, बारामती, सॉरी 12 महल, एक था बॉम्बे, एक था एक था ये मद्रास, इनमें इसको लागू करते लगभग 51% पार्ट में। रैयतवाड़ी आया समझ में, रैयतवाड़ी में क्या है, किसान है, रैयत है। अब सीधा इससे क्या है टैक्स लेगा। अब ये जो टैक्स था ना उसका परसेंट था 33 से 50% के बीच में, मतलब कि उससे ज्यादा ही। जैसे जो किसान है मान लो 100% उगा रहा है तो 100% में कितना उगाएगा, जैसे मान लो किसान है 100% उगाया, 100% में कहा जाएगा लगभग उसका 33 से 50% के बीच में रहता था।
हाँ भाई, ये कभी कभी आधे से ज्यादा भी, क्योंकि इसमें दरें निश्चित नहीं थी, दरें निश्चित नहीं थी। थोड़ा सा इसमें एक दो लाइन हुआ है, उसको मैं इधर भी कराऊं, इसको रफ कर दूंगा फिर। इसमें 33% से जो एनसीईआरटी है ना, उसमें 33 से 50 के बीच में कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी कंटेंट दिखा रहा हूँ। इसमें 33% से 50% तक दरों का निर्धारण किया गया। ये दरों का निर्धारण किया गया था। ये आया। अब इसमें जन्म रहा कौन है? साहूकार जन्म रहे, क्योंकि भाई साहब पैसा आ रहा है, जमीनें आ रही है, खूब सारी है, तो जमीनें मजे ही मजे साहूकार है। 33% से 50% दरों का निर्धारण किया गया। एक बार फटाफट इसको नोट करो। इसमें एक चीज और लिखते हैं कि इसमें जो किसान थे, किसानों को भूमि को बेचने व गिरवी रखने का अधिकार दे दिया गया था। ये किसानों को भूमि का स्वामी क्या कर दिया गया? किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। वह अधिकार दिए गए कि भूमि को बेच सकता है, और रुक जाओ, किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, वह भूमि को बेच व गिरवी रख सकता है। स्वामी माना गया, छोड़ देगा, अगली लाइन लिखते हैं। किसान भूमि को बेच व गिरवी रख सकता था। ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन थी, जो किसान को क्या कर दिया गया? भूमि का स्वामी मान लिया गया। हाँ भाई, तू है स्वामी। अपन बात करते हैं ईआईसी की। ईआईसी की जो इंग्लैंड थे, इससे पहले तो ईसाई बंदोबस्त में देखते हैं। इनको लग रहा था कि यार ईसाई बंदोबस्त जागीर जो जमींदार है, सॉरी जागीरदार मेरे मुंह से निकल रहा है, उसके लिए माफी चाहता हूं। जो जमींदार था, जमींदार क्या था? बीच का काम कर रहा था। अब इंटरमीडिएट कौन था इसका? जमींदार। ये क्या बीच में पैसा खाने वाला था, मतलब इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा, खूब आएगा इसके अंदर। इसलिए अपन ये देखा, ये जो ईसाई बंदोबस्त लागू की गई थी, वो बात करते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सेम ऐसा ही था इंग्लैंड में, लेकिन ये वाली व्यवस्था थी रैयत वाली। उसमें क्या था कि जो किसान था वो था किसान, उसके बाद में जो कंपनी है, जो आगे जो राजा था, उसके बीच में सीधा, मतलब इधर किसान इधर ईआईसी। अरे यार, इंग्लैंड में ईआईसी का है, ये किसान ये लाकर राजा, यहां से क्या है सीधा ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब उनको लगा कि यार सीधा किसान से राजा के पास आ रहा है, तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही थी, यहाँ पे हो रही नहीं थी। उनका वहम था, कैसे होगी यार, बीच में जमींदार बैठा है, कैसे वो खाएगा? तो पैसा तो खाएगा ही, वो ज्यादा कर डालेगा, किसानों में ज्यादा प्रेशर आएगा, वही बात है। तो ये आपका खत्म, रैयतवाड़ी बंदोबस्त खत्म, किसान रैयत किसान हो गया। ये जो बंदोबस्त था किसानों से जुड़ी थी, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो 1792 में 12 महल में अस्थायी रूप से लागू किया गया। 1820 मुनरो द्वारा मद्रास में इसका लागू किया गया। 1825 में बॉम्बे में लागू किया। ब्रिटिश भारत के लगभग 51% ओके 51% वहां पर लागू किया गया। इसमें 33% से 50% तक दरों का निर्धारण किया गया। किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है सीधा, यूपीपीसीएस का सवाल है कि किसानों को भूमि का स्वामी किस व्यवस्था में मान लिया गया था, तो वो आंसर आएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था में। किसानों को भूमि को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था। अगले वाली में जो आया ना, उसमें जो किसान, उसकी जो भूमि का जो निर्धारण था ना, मानचित्रों का यूज किया गया था पहली बार। भूमि में जो टैक्स का जो निर्धारण है, उसके लिए उसमें मानचित्रों का यूज किया गया था, जो महलवाड़ी होगी। फटाफट आप इसको नोट करिए, मैं देख रहा हूँ कैमरा फर्स्ट क्लास चल रहा है। अगला आता है, चलो फटाफट नोट करो फिर देखते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था। अब बात करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। इसमें जो महल का अर्थ था, महल कौन होता है? गांव का जो मुखिया, महल वर्ड निकला है गांव। इसमें जो गांव का जो मुखिया होगा ना, उसका काम ज्यादा रहेगा।
करें स्टार्ट। चलो 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 फिर इसका अपन मैपिंग भी करेंगे एक बार। मैपिंग में मजा आता है मेरे को। मैप के थ्रू कंप्लीट करेंगे क्या क्या बीमारियां थी। एक बड़ा मैप बनाऊंगा, उसमें अपन पूरे को खत्म कर देंगे, जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स। तो आधा बना लेना, आपके काम आ जाएगा। और क्या, सीधा इतना कौन पढ़े, सीधा उस मैप को पढ़िए, हाँ भाई कंप्लीट। ये बूढ़ा जो क्वेश्चन आएंगे जो कंप्लीट कर देंगे। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। महालवाड़ी बंदोबस्त, इसमें जो महाल वर्ड है, महाल का मतलब क्या होता है, गांव। इसमें वर्ड है महाल। महाल का मतलब क्या होता है, गांव। यानी इससे इसमें आएगा गांव का मुखिया। क्योंकि तो पहले के जो गांव थे, पहले के जो गांव थे, गांव में क्या होगा, मुखिया तो होगा ना। मतलब अब इस व्यवस्था में या इस बंदोबस्त में क्या किया गया कि इसमें पहले वाले में क्या था, जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें है ना, जो जमींदार था वो हर जने के घर में जाएगा। मेरे घर में आया, फिर इसके घर में आया, फिर उसके घर में जाएगा, फिर आपके घर में आएगा, फिर उसके पास वाले घर में जाएगा, वहां से टैक्स इकट्ठा करके फिर जाएगा ईआईसी के पास में। दूसरी वाले में क्या था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, जो ईआईसी से जो एजेंट था, यानी कि उसका जो एम्प्लॉय था, वो मेरे पास आएगा, फिर वो एम्प्लॉय दूसरे के पास जाएगा, फिर वो तीसरे के पास जाएगा। क्योंकि ये चीज थी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। जो जमींदार जो पैसा खा रहा था, पैसा ज्यादा जा रहा था उसके पास में, इसको चीज को हटाने के लिए उसको लाया गया। फिर तीसरी जो व्यवस्था थी उसमें क्या हुआ, ये सोचते थोड़ा इसको और जो कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना इस पैटर्न को, इसको अपन कहते हैं सिंपल पैटर्न में बढ़ाते हैं। सिंपल पैटर्न में कैसे करेगा, मैं ईआईसी हूं, मैं सोचूंगा कि यार ऐसा करता हूं, ये जो गांव है पर्टिकुलर, चलो ये कोई गांव है, इस गांव में 30 घर है। सपोज करो ये कोई गांव है, उस गांव में 30 घर है। 30 घरों में से क्या होगा कि 30 घरों का कोई मुखिया तो होगा ना। ये मुखिया किसी को बना देंगे, मुखिया तो मैक्सिमम जो गांव थे उन्हें मुखिया अभी भी है, पहले भी होते थे। तो मुखिया के पास क्या करेंगे, हाँ भाई तू मुखिया है, तेरा काम है कि तू सबसे टैक्स ले और हमें दे। मतलब इस गांव 30 गांवों का जो 30 घर है उसको बोलते, पर नहीं गांव मानते। 30 घरों में जो 30 घरों का जो गांव हो गया, उस गांव का मुखिया तू है। तो यानी कि इस गांव का एक इतना प्रॉपर टैक्स है कि वो तू हमें देगा। ये गांव तेरा है, तू हमें टैक्स देगा। समझ में आई। ये थी महलवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी में गांव का मुखिया, उसके अंडर में जो घर थे, मतलब एक गांव में मान लो सपोज को वापिस 30 एग्जाम्पल वापिस पकड़ते हैं, 30 घर है एक गांव में, और 30 घरों को अपन गांव बोल रहे, गांव का एक मुखिया हो गया। अब यही सी जाएगी मुखिया के पास, हाँ भाई क्या हालचाल, ला 40 रुपए देते फटाफट टैक्स के। अब उसको देने पड़ेंगे मुखिया को देने पड़ेंगे। मुखिया को क्या है कि ये टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, मुखिया को देना पड़ेगा। अब वो उसकी डिपेंड करता है कि हाँ भाई इस घर में से कितना लाए, उस घर में से कितना लाए और उस घर में से कितना लाए। तो आइए इसको बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था में, बंदोबस्त में। ये कहां कहां लागू किया गया, उत्तरी प्रांत, मध्य प्रांत, ये जो एमपी यूपी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं है, ये उत्तरी प्रांत, मध्य प्रांत, जो बीच का जो बड़ा वाला प्रांत पार्ट था उसको बोलते हैं मध्य प्रांत। उत्तरी प्रांत, मध्य प्रांत और एक पंजाब। पंजाब में इसको क्या किया गया, लागू किया गया। लागू करने वाला कौन था, होल्ट मैकेंजी। लागू किसने किया, होल्ट मैकेंजी ने। लागू करने वाला कौन था, होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी। और लागू हो गया, कहां का ये हुआ, गांव का मुखिया। अब इसमें ये हो ही गया, हाँ यह है ब्रिटिश भारत के, यह है ब्रिटिश भारत के पहला 19, ये 51%, 21%।
लागू किए। ये हो गया, ये हो गया, वॉल्ट मैकेंजी वाला हो गया, ब्रिटिश भारत के 21% भाग पर लागू की गई। और क्या बचता है, मालवाड़ी में ही तो होता है। क्या ये इसमें लागू किया गया, लागू वॉल्ट मैकेंजी। बस हो गया। और क्या, ये तो ये फटाफट नोट करो। हाँ, एक लाइन तो लगाने भूल गया। इसमें जो भूराज जो लगान था ना, लगान का निर्धारण पहली बार मानचित्रों के आधार पर किया गया। ये एक लाइन थी। लगान का निर्धारण मानचित्रों पर किया गया, उससे किया गया। ये आपका खत्म, ये टॉपिक खत्म। अब आप इसके बाद खई से क्वेश्चन लाओ। क्वेश्चन तो क्या है मैं भी करवाऊंगा, क्वेश्चंस तो क्या है मैं भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो अपन ने देख लिया स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। ऐसा करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक करके एक बार फटाफट नोट कर लो। इसके बाद इसका सिनॉप्सिस बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स की कैसे क्या, फटाफट दिमाग में क्लियर हो जाए चीज। तो फटाफट 5 तक काउंट, 1 2 3 4 5, चलो। बात करते हैं, एक बार इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कैसे क्या बीमारी चल रही है। फटाफट, ये 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में कंप्लीट। मतलब मान लो 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम 5 मिनट, मिनिमम 2 मिनट। एक मानो ये है अपना भारत, लिखना भी था ना मेरे को फिर। खंड भारत। पहले अपन बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त के बारे में। ये देखो, ये पॉइंट लगाओ, टिक घुमाया, यहां डाला स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त इसको याद करने बताऊंगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ भाई स्थायी बंदोबस्त सबको याद रहता है, कंफ्यूज होता है रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में कि भाई कौन नीचे यार कौन क्या करो। मैप पे आप देखो यार, स्थायी बंदोबस्त ऊपर बनाया था, ऊपर स्थायी बंदोबस्त, नीचे बनाऊंगा मैं रैयतवाड़ी, इधर बनाऊंगा महालवाड़ी। दोनों का बताऊंगा ट्रिक। ट्रिक तो क्या एक तरह से छोटा सा पॉइंट है, मतलब कंपेयर कर सकते हैं हाँ भाई कि ये है, ऐसा रहेगा। स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करते हैं, इसका अंडरलाइन मार दो एक। स्थायी बंदोबस्त अपन क्या जानते हैं, 1793 कॉर्नवालिस, सिर्फ सिंपल पहले से 1793 कॉर्नवालिस। ए पॉइंट खत्म। देने वाला कौन था, जॉन शोर। जॉर्ज शोर से आया था यही से कंपनी में, तो देने वाला कौन था, जॉन शोर। ब्रिटिश भारत की 19% भाग पर, ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू। ये कंप्लीट। कहां आया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल हो गया, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, बनारस भी आएगा। ये देखो स्थायी बंदोबस्त क्या कहता है, ये। अब इसमें जमींदार, इसको अदर नाम क्या कहता, इसका अदर नाम, अन्य नाम, अदर नेम, अन्य नाम। जमींदारी बंदोबस्त, जमींदारी हो गया, इस्तेमारी। ये इसके अन्य नेम हो गए, बस हो गया कंप्लीट। ये तो था इसके बंदोबस्त में। 1793 कॉर्नवालिस, देने वाला जॉन शोर, ब्रिटिश भारत को 19% भाग लागू, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक को लागू, अन्य नाम जमींदारी व्यवस्था। और इस पर इसमें क्या था, टैक्स का 10/11 जो पार्ट है ये जाएगा EIC के पास, और 1/11 जो भाग है
वो जाएगा जमींदार के पास। लो ये खत्म डाटा मैम है, उड़ा दिए इस टाइम बंदोबस्त को, तो उड़ा दिए इस टाइम बंदोबस्त को। तो अब क्या आता है, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। देखो रैयत किसान, महाल अपन जानते हैं कि जो गांव का मुखिया। अपन सोचो ये जो पश्चिम में मान लो, इधर पश्चिम में क्या है, महाल, यानी कि यहाँ मानो एक बार कि जैसे पहले रुको एक बार, रैयतवाड़ी पहले आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या है, दक्षिण में रैयतवाड़ी, ये क्या है यहाँ पे, रैयतवाड़ी, रैयत ही रैयत है। अब देखो एक था महालवाड़ी, मैं कैसे याद करेगा, पश्चिम में क्या है, महल, महल होते हैं पश्चिम में, बढ़िया बढ़िया, इसलिए पश्चिम में लगा दिया महालवाड़ी। खत्म, क्लियर ही खत्म। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792, 12 महल दक्षिण में, अस्थायी, मतलब वो वैसे ही लगाया था। हाँ भाई चेक कर रहे से ये निकल आता है। 1820 मद्रास और 1825 मुंबई, बॉम्बे। खत्म। देने वाला कौन था, रीड और मुनरो, रीड प्लस मुनरो। लेकिन कभी आता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त को स्थायी चालू करने वाला कौन था, मुनरो था। रीड कभी भी आंसर में नहीं आएगा। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं रीड प्लस मुनरो तब जिसको टिक करेंगे, वरना हमेशा मुनरो हमेशा सही होगा, मुनरो को हमेशा सही मानेंगे। ओके, रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये इसको ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत का 51% भाग पर लागू। साहूकारों को जन्म देता है, इसमें किसानों को क्या है, एक पॉइंट इसका इधर लिख देता हूं मैं। जो किसान थे, किसानों को पहली बार भूमि का स्वामी, किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया। जो किसान था वो भूमि को बेच सकता था और गिरवी, ये लो ये भी खत्म। ये किसानों को क्या था, भूमि को स्वामी माना करता था, भूमि को बेच सकता था और गिरवी रख सकता था। ये थोड़ी भी खत्म। एक आता महालवाड़ी, पश्चिम में क्या है, महल है, तो यहां लगा है महालवाड़ी। लो जी, मालवाड़ी की बात कर लेते फटाफट। हॉल्ट मैगेंजी, देने वाला कौन था, अरे यार हॉल्ट, देने वाला कौन था, हॉल्ट मैगेंजी। दे दिया भैया, काम खत्म, इसका भी हॉल्ट मैगेंजी का काम खत्म। हाँ, हॉल्ट मैगेंजी हो गया। ब्रिटिश भारत का 21%, ब्रिटिश भारत का कितना 21% भाग पर लागू किया गया। और यूपी, एमपी, उत्तरी प्रांत, मध्य प्रांत और एक उत्तरी प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया और एक पंजाब में लागू। इसमें गांव का मुखिया, और क्या है, गांव का मुखिया हो गया। अरे टैक्स का तो लिखा ही नहीं ना, सॉरी, एक से इसमें टैक्स को लिखो 33% से 50%। और इसमें जो टैक्स था ना महालवाड़ी में, वो लगभग आधा था, 50% टैक्स लगता था। ये लोग काम पूरा। तो और क्या है, ये गांव का मुखिया होता था, 50% टैक्स लगता था। तो ये आपने देखा, सिनॉप्सिस बन गए, जितना पढ़ा उसको एक ही पेज में डाल दिया, काम खत्म। तो कितना सा है, ऐसे बना के पढ़ोगे, इस टाइम ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 5 मिनट में रिवीजन। तो अपन ने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इसके 2 दिन बाद जस्ट, उसके अपन के क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके क्वेश्चंस करने के बाद अपन सारे जो एक्ट आएंगे, वो इंपॉर्टेंट एक्ट है, उसको याद भी करेंगे और कैसे उसको करना है। उसके बाद उसके क्वेश्चंस, फिर अपन सारे गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, फिर वॉइस राय, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।